इंशाल्लाह आज का हम लोग आगाज़ करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। चंद इल्म हुसूल की दुआ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा करे इंशाल्लाह। आमीन या रब। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। आमीन व अजमाइन या रब। सबसे पहला तो सवाल मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो मैंने आपसे कहा था कि ये इंटरैक्टिव सेशन होगा, विच मीन्स कि सिर्फ मैं अकेली नहीं बोलूँगी, मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव एंड इंफोटेनमेंट काइंड ऑफ अ सेशन जिसमें आप लोग अपना रिस्पॉन्स हमें देंगे। तो वो लोग जो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे उनसे मैं उन्हीं से मैं सवाल का जवाब नहीं तलब करूंगी, बल्कि जो सारे अटेंडीज हैं बारी आप अपनी नॉलेज के हिसाब से जवाब देंगे। आई एम नॉट गोइंग टू बी जजमेंटल, सो आई एक्सपेक्ट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, गिव मी अ थम्स अप इफ यू अग्री। ऑलराइट, अगर हम एक जनरल सवाल उठाएं अपने दिल में, व्हाई हिजामा, हिजामा से हमें क्यों मोहब्बत है और हिजामा क्यों? ऑफ कोर्स इट्स अ तिब्ब नबवी, तो हमारे दिल के बहुत करीब है। लेकिन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि हम इन जनरल, हमारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनके दिल में, उनके जहन में ये सवाल उठते हैं, हिजामा, हिजामा क्यों? अब ये एक बहुत बड़ी आयरनी है। एलोपैथी ट्रीटमेंट को लेकर ये सवाल और ये यकीन डगमगाता नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, एक होलिस्टिक मेडिसिन को लेकर हर एक के दिमाग में इतने ज्यादा सवाल, इतने ज्यादा शक क्यों आते हैं? तो इन जनरल छोटे छोटे क्वेश्चंस में एज एन FAQ बना के लाई हूं और मैं जानना चाहती हूं कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन कितनी है। अब इसमें हम लोग 3 डायमेंशन डिस्कशन कर सकते हैं। एक, अगर आपके पास कोई साइंटिफिक एनालिसिस, कोई एविडेंस बेस्ड हो इंफॉर्मेशन, आप उसके बेस पे आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई रिलेटेड हदीथ या कुरानिक वर्स हो, यानी कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव हो, तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए जवाब दे सकते हो। और तीसरा, आपकी पर्सनल केस स्टडीज या एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? सो लेट्स बिगिन। पहला रीजन, व्हाई हिजामा। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि आप हिजामा के बारे में कुछ बताएं तो वो कौन से चंद पॉइंट्स होंगे? कैन आई सी सम रेज ऑफ हैंड्स? एनीबडी हु वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन? यस, शीबा जमाल, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यस शीबा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ फिर से ज्वाइन होकर। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। So I have actually experienced with hijama, especially with my husband. Actually, after COVID, so he was like diabetic after all the corticosteroids, and he actually has a history, family history of diabetes and hypertension. So Right. I have treated him with just Unani and hijama. Just yesterday, I've done hijama with him, and he's really satisfied. Before, वो भी इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर, so he was like no I have to go to allopathy and everything, but since his diabetes is treated, he's like नहीं शिबा, तुम्हें इसमें नहीं करना चाहिए, मिक्स्ड पैथी मत करो, you have to do just this, and he's really supportive. So I have got amazing response with this, especially with my husband, जो कि proper allopathic practice पर यकीन रखते थे पहले. So yes, hijama is actually best. I really pray कि अल्लाह ताला शिफा हमारे हाथों में इंक्रीज करे इंशाल्लाह, आमीन या रब. So happy to hear from you that Shiba. So what is the reason for hijama? People get it done for many reasons: for pain, for inflammation, for blood flow, for relaxation, for well-being, for deep tissue massage as well. हिजामा जो है क्रॉनिक से लेकर
ओके आपको जो है इवन आई मीन नाउ व्हाट आई एम सेइंग कैन क्रिएट डिबेट्स, बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पर भी बेहतरीन किस्म का इलाज आप कर सकते हो हिजामा को यूज करके, एंड ऑफ कोर्स यूनानी को यूज करके. आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडी, बट अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द केस स्टडीज एज वेल. तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये डिफरेंट आपके मसाइल को सॉल्व करने में हेल्प करता है. सिर्फ आपको डिटॉक्सिफाई नहीं करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन एनहांस करता है, एक्सेस फ्लूइड एंड टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, एडिशंस हो उसको लूज करता है, रिवाइटलाइज करता है कनेक्टिव टिश्यूज को, ब्लड फ्लो टू स्किन एंड मसल्स को स्टिमुलेट करता है, और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपके पेन रिड्यूस करता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, और आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है. तो हिजामा एक ऐसी थेरेपी है जो ओवरऑल आपको 360 इम्पैक्ट दे सकती है. अब ये सवाल होता है कि इज इट रियली बेनिफिशियल? यस इट इज. ये आपके यकीन पे डिपेंड है, एंड फॉर दैट मैटर एनी थेरेपी दैट यू टेक, कोई भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच बिलीफ यू हैव इन दैट सिस्टम. तो एक बात सबसे पहली जो आपको जहन में अपने खुद की भी रखनी है एज ए थेरेपिस्ट, एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए डॉक्टर, कि हीलिंग इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आपने अपना बेस्ट करना है, और वो थेरेपी में, वो मेडिकेशन में, वो दवाइयों में, वो हर्ब्स में अपना यकीन रखना है. एंड ऑफ द डे द शिफा इज गोना बी फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो यस देयर विल बी लॉट ऑफ वसवस, बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस होंगे, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग एंड यू हैव टू हैव फेथ इन इट, क्योंकि आपके अंदर की जो बिलीफ है ना, वो आपकी प्रैक्टिस में नजर आएगी. एंड then the question comes in the patient's mind, is it safe? It is 100% safe if it is practiced rightly. अगर आप जो do's and don'ts है ना, उसको अगर आप properly follow करते हैं, the protocols that are supposed to be followed before, during and after, if you are able to perform that well, अगर आप ये 3 stages जो हैं, हिजामा के पहले, हिजामा के दौरान और हिजामा के बाद में, जो सारे स्टेप्स, प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द सेफ जोन. आपके लिए भी इजी है और आपके पेशेंट के लिए भी इजी है. यू कैन एडमिनिस्टर द प्रोसीजर नाइसली, और पेशेंट के लिए भी बहुत इजी और कन्वीनियंट होगा. व्हाट हैपन्स टू योर बॉडी? हिजामा के बाद बॉडी पे वो जो ब्रूजेस होते हैं, उसका क्या? Again, it depends from case to case and from skin to skin and person to person. Of course, if you are a skilled, आप एक skilled hijama therapist हैं, you very well know there are 3 different type of suction. एक होता है hard, एक होता है medium, एक होता है the weaker one. So depending on the case, depending on the situation, depending on the discoloration, you will determine what is the level of toxicity, और आपको फिर उसको कैसे डील करना है. तो if you are a skilled hijama therapist, you would know when to apply the hardest, when to apply the moderate, and when to apply the lightest suction. हिजामा से कोई रिस्क तो नहीं है? अब ये सवाल आप लोगों के लिए है. मैं एक पेशेंट हूं, मुझे नहीं पता. मैं आपसे पूछूं, क्या हिजामा रिस्की है? आपका जवाब क्या होगा? Any raise of hand? That's Shiva. Let me give a chance to Dr. Azamuddin. Yes, doctor, go ahead. Please unmute yourself. Dr. Azamuddin Khan, I think you raised your hand. And I would request कि आप लोग थोड़ा ब्रीफ में अपना टू द पॉइंट आंसर दीजिए. जी सर, जी बोले. जी, जो प्रिकॉशन है, अगर उसको हम नहीं फॉलो करते हैं, तो हिजामा से कंट्रा इंडिकेशन होता है कुछ कंडीशन में, जैसे एनेमिक कंडीशन हो गई, प्रेग्नेंट लेडी हो गई, और बच्चे हो गए, 12 साल से कम के बच्चे हो गए उस कंडीशन में, या हमें मतलब स्वेलिंग या मतलब किसी अखलात का इस्तेमाल वहाँ नहीं है, अगर तो जो है उस कंडीशन में भी नहीं कर सकते हिजामा को. ओके, व्हाट अबाउट अगर मैं कोई ब्लड थिनर्स ले रही हूँ तो? यस, एक पॉइंट ये भी है. Okay, you forgot, that's why I'm just mentioning that.
तो ये सारे जो उन्होंने कंडीशंस बताए हैं, एंड somebody who is on aspirin और warfarin, ओके, ब्लड थिनर्स अगर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उनको लास्ट डोसेज जो है वो मना कर सकते हैं कि आप वो लास्ट डोसेज ना लीजिए, और इंशाल्लाह ताला विद इन अ गैप ऑफ से 12 आवर्स और समथिंग हम सेफली हिजामा कर सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को ये बात तो जरूर पता होगी कि हिजामा में वी आर नॉट गिविंग डीप कट्स, हम बहुत ही सुपरफिशियल स्क्रैचेस करते हैं। मैं उसे कट्स भी नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं उसे स्क्रैचेस कहना चाह रही हूँ, क्योंकि डीप कट्स आर द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन अ हिजामा, क्योंकि हम लोग जो है इंट्रावीनस ब्लड से डील नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम हमारे पेशेंट्स को स्कैरिंग करें, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम इतने डीप कट्स दे दें कि वो केलॉइड्स में टर्न हो जाए। बाय द वे, आई हैव सीन सम वर्स्ट कट्स ऑन पेशेंट्स। तो मैं बार बार इसको आपको याद दहानी दिला दूं कि हिजामा के कट्स फाइन होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर मेकिंग दोज स्क्रैचेस। तो डेफिनेटली उसकी हीलिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है और पेशेंट्स के लिए जो है वो डिस्कम्फर्ट कम हो जाती है। तो डेफिनेटली देयर इज नो रिस्क एज सच इन्वॉल्व्ड, जैसे कि डॉक्टर अज़मुद्दीन ने बताया है, इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द डूज एंड द डोंट्स, एंड आप राइट टाइम पर राइट पर्सन का हिजामा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेफिक्री से करें और आपके पेशेंट्स को ये तसल्ली दीजिए कि इंशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। यस मैम, एक कंडीशन और बनती है कि आपसे जानना चाह रहे हैं जी, कट जो है वर्टिकल हो या ट्रांसवर्स हो या चाहे जैसे चाहे वैसे लगाते हैं। दूसरी चीज की, और उससे पहले ड्राई कपिंग अगर हम करते हैं तो कितने मिनट का कप लगा के फिर हम उसको वेट कपिंग में उसके बाद करें? सही। जब हम हिजामा का एक सिंपल प्रोसीजर है कि हम फर्स्ट जो है, जो हमारे नकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हम ड्राई कपिंग कर रहे हैं। अब ये ड्राई कपिंग कितने मिनट रहना चाहिए, तो ये ड्राई कपिंग के मिनट्स जो हैं केस टू केस हैं, फ्रॉम 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स टू 7 मिनट्स, इसके अंदर ही आपको वो कप्स को रिलीज करना है। अगर हम ज्यादा टाइम तक रखते हैं तो क्या होता है, देयर आर 8 कंडीशंस एक्चुअली, 8 हालात होते हैं डिस्कलरेशन के। इंशाल्लाह मेरा जो प्रेजेंटेशन है आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू, तो मैं आपको वो 8 डिफरेंट कंडीशंस बताऊंगी। तो वो कंडीशंस के मुताबिक आपको जो है डील करना है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 से 8 से 12 कप लगा रहे हैं पेशेंट्स पे, फॉर एग्जाम्पल, हर कप की डिस्कलरेशन विल बी डिफरेंट। ओके, आपको फोकस करके मॉनिटर करना है कि आपको कितना टाइम में वो कप रिलीज करके उस पर कट्स कर रहे हैं। टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, कट्स की जो पोजीशन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लैंगर्स मेरिडियन ऑन द बॉडी। नॉर्मली इट इज वर्टिकल कट्स। सम प्लेसेस, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो डीप 2-3 हॉरिजॉन्टल कट्स करते हैं एंड दैट्स इट, बट द रेगुलर थिंग इज व्हाट, टू फॉलो द लाइंस ऑफ योर बॉडी। क्योंकि जो सर्जरी भी नॉर्मल या कुछ भी सर्जरी या कट्स बॉडी में लगाए जाते हैं, इवन फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर, तो वो आपकी बॉडी की लाइंस को फॉलो करते हैं। जो ये हमारी स्किन के अंदर जो 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 नेचुरल फोल्ड्स हैं उसको फॉलो किया जाता है। द रीजन फॉर इट इज बिकॉज हीलिंग विल बी फास्टर। अगर आप उसके ऑपोजिट कट करते हैं तो हीलिंग विल टेक टाइम। तो इसीलिए फॉलो द नेचुरल फ्लो। उसका भी पूरा एक ग्राफ और मैप आता है, what are the, because हमारे बॉडी में कॉन्टूर्स है ना, there are shapes and it comes down, so you should know exactly कि हमारी लाइंस बॉडी की कहाँ पे फ्लो कर रही है, उसके मुताबिक आप कट्स करेंगे। Is that clear, Dr. Azmuddin? I hope I answered your question. Yes, yes, ma'am. Okay. So हिजामा के अंदर कौन सा वाला ब्लड निकलता है? What blood are we dealing with? Anybody would like to take that question? हिजामा, वेट हिजामा, ब्लड हिजामा, उसमें कौन सा ब्लड हम निकालते हैं? What blood are we dealing with? Capillary blood. You have to raise your hand to answer. You have to raise your hand to answer. Don't blabber your answer. Okay. Who answered this question? Okay. I see Dr. Azmuddin, Anas Abdullah. Yes. Dr. Anas, go ahead, please. Capillary blood. Capillary blood. Excellent. So we are not dealing with the oxygenated and deoxygenated blood, which means we are not puncturing the arteries or veins. हम
अंदरूनी खून के साथ डील नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई हम लोग डीप कट्स नहीं कर रहे हैं। एंड व्हेन देयर आर ओपन वेन्स हम उसको बहुत केयरफुली लेकर चल रहे हैं। अगेन ये महारत हासिल करने के लिए आपको नंबर 1 अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, नंबर 2 अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप एक सीनियर के साथ शैडो ट्रेनिंग करें, अच्छे से एक्सपीरियंस लेके फिर आप ये कॉम्प्लिकेटेड एरियाज और केसेस को डील करेंगे, ठीक है। तो आप जो है सुपरफिशियल कट करेंगे एंड यू विल अवॉइड द आर्टरीज एंड वेन्स बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग एक डिफरेंट प्रोसीजर है, हिजामा इज अ डिफरेंट प्रोसीजर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट पंचरिंग द वेन्स। हम कोई विनिसेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम फसद नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ हिजामा कर रहे हैं वेयर वी आर डीलिंग विद द थ्रोन ब्लड विच इज थ्रोन आउट ऑफ द सिस्टम ऑलरेडी। कैपिलरीज के एंड का जो ब्लड है वो हम एक्सपेल कर रहे हैं। So I hope we are clear on that. अच्छा, मुझे ये बताएं कि color of the hijama blood, what does it depict? आप क्या अंदाजा लगाते हैं looking at the color of the blood? Yes, Falak Fatima, go ahead please. Unmute yourself. जी Falak Fatima, बोलिए. The toxicity in the blood that is left out by the body. That is a very generic answer, but मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा उसको okay, no problem. Different colors. Anybody would like to take that answer? Yeah, okay. Mohammed Akhtar, go ahead. Go ahead. We can't hear you. Unmute yourself. Mohammed Akhtar, आप muted हैं. जी, उसमें जो ब्लड हम लोग करते हैं, जो ब्लड आता है उसमें वो हम लोग डायग्नोज करते हैं कि वो सफावी ब्लड है कि दमजी ब्लड है कि सादावी ब्लड है, उससे वो डिफरेंशिएट से आइडिया एक लग जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। पर्पलिश रेड कपिंग मार्क जो है वो आपको सिवियर डैम्प हीट बताता है, ठीक है। आपको सिवियर हीट, उसके बाद पर्पल मार्क के बाद जो ब्लड निकल रहा है वो सिवियर गोल्ड डैम्पनेस बता रहा है। डार्क कलर मींस पैथोजेनिक। व्हाई एम आई हियरिंग माय सेल्फ? मेरी आवाज क्यों एको हो रही है? मैम आपकी वॉइस इको हो रही है। या मोहम्मद अख्तर साहब, आप अपना म्यूट करें माइक। आर वी ओके नाउ? ओके, या सो जो हम लोग जो हैं वो स्टैग्नेंसी को हम बिल्कुल ब्लड को देखकर पहचान सकते हैं कि सिवियर डैम्प हीट है या कि सिवियर क्या कहते हैं उसको, टॉक्सिसिटी है, या उसके अंदर पैथोजेनिक की मिसिंग है। यानी whatever the color of the blood is and the color of the skin is, we can make out and distinguish what is where and what is not. तो ये आप जो है देखेंगे कि मुसलसल आपको एज अ थेरेपिस्ट आपको फोकस करना है, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड यू विल बी फोकसिंग। और इस ब्लड के अंदर क्या क्या निकल रहा है? इसके अंदर बहुत सारी मवाद निकल रही है जो हमारी जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है ना। इसमें लेड निकल रहा है, इसमें मर्क्यूरी निकल रहा है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है, इसमें रेड एंड वाइट ब्लड डेड सेल्स निकल रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें काफी सारा जो गंद हमारे जिस्म का है वो एक्सपेल हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई जो उसकी कंजील्ड कंसिस्टेंसी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ डर्टी इट इज। एंड इन फैक्ट ड्यूरिंग हिजामा यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि आपको एक स्टेंच, एक स्मेल भी अजीब किस्म की आती है। इट इज नॉट द टिपिकल आयरन काइंड ऑफ अ स्मेल, इट्स अ डिफरेंट स्मेल। तो आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ स्टैग्नेंट एंड हाउ टॉक्सिक दैट ब्लड इज। सुब्हानअल्लाह। ओके, हाउ मेनी टाइम्स वन कैन गेट हिजामा डन? कोई इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेगा? How many times I can get hijama done? Yes, Sumaya Yasmin, go ahead. Monthly once we can do, ma'am. Monthly once, okay. Anybody else? Muhammad Akhtar, go ahead. Yes, Muhammad Akhtar, go ahead. After 15 days.
After 15 days. I'm still not satisfied. Sumaya Yasmin. After 7 days. After you are reducing the days. Very smart. I'm still not satisfied with that answer. मंथली वंस और 3 months के लिए कर सकते हैं. 3 month में एक बार कर सकते हैं. No, I'm still not happy with the answer. Kashif Khan, go ahead. Yes, Kashif Khan, go ahead. Samira, any one of you? Tazin, Sunti, any one of you, please unmute. Yes, Samira. Ma'am, depends on person to person whether how he suffered. Fantastic. Barakallah feeki, Samira. Yes, it depends on the person, and if he has a severe painful condition, then we can do once in a month. And if he has no other condition, just he comes for the general detox, then we can do according to it. If he is a good exerciser and he keeps his body healthy, then once in 6 months and once in a year also can be done. Fantastic, Samira. Mashallah, barakallah feeki. May Allah increase knowledge for all of us, ya Rab, inshallah. Barakallah feeki. That is the answer. I'm from Abu Dhabi, ma'am. Alhamdulillah, I'm working as a hijama practitioner, alhamdulillah. So I got to know very many cases wherein we can find out, even for above 12 years old who has some obesity or familial hypercholesterolemia, then we can do according to that. So I have experienced cases like that, alhamdulillah. Absolutely. So there is no hard and fast rule as such. There is no hard and fast rule as such. 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, साल में एक बार करना है. According to me, as Samira said, if it is case to case, first of all. Second of all, जैसे आपकी ज़रूरत है, जैसी आपकी condition है, depending on that condition, you will determine आपका treatment plan कैसा होना चाहिए. दूसरे नंबर पर आप ये एक fixed schedule लेकर नहीं चल सकते हैं कभी भी. ये आप सोच लीजिए कि इसमें harm आप cause नहीं कर रहे हैं patient को. You are treating first the general points, then you're going for target organs, and then slowly you're detoxifying it step by step. जैसे मैंने earlier आपको बताया था, there is a curative hijama, there is therapeutic hijama, there is preventative hijama, there is beauty hijama, subhanallah. So ये different जो हम types करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमें जो है पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको हमें हीलिंग को लेते हुए उसको एनर्जाइज करना है, रिवाइटलाइज करना है, रीस्टोर करना है. तो देयर इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे पास 3 डायमेंशन होंगे. एक या तो कोई साइंटिफिक रिसर्च होगी, दूसरा कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव होगा, या तीसरा आपकी पर्सनल केस स्टडी या एक्सपीरियंस होगा. तो ये 3 डायमेंशनल के अंदर आपको आंसर देना है. ठीक है. अब मैं एक और सवाल पूछूंगी कि जो अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं, औरतों को हिजामा की क्या जरूरत है? वुमेन डोंट नीड हिजामा. हु इज गोइंग टू टेक दैट क्वेश्चन? Yes. Who is raising the hand? Let me give chance to somebody new. Samira and Muhammad Akhtar. Okay. Muhammad Akhtar sahab, go ahead. No, wait. We'll give chance to somebody new. Tazin Sunti, please go ahead. Because of their menses. I know, but is that the answer that आप देंगे अपने पेशेंट को? No. आपकी ओपिनियन क्या है? आपके व्यू में हिजामा इज देयर फॉर फीमेल्स और नो? एंड इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई? Tazin, you want to continue? Okay, Muhammad Akhtar, go ahead. Yes, Muhammad Akhtar, go ahead. हेलो जी मैम. मैम क्या कर सकते हो जैसे नॉर्मल प्रोसेस में, जैसे जो फिजियोलॉजी मेन में होती है वही फीमेल में होती है, कर सकते हो? आपकी दलील क्या है? हाउ डू यू जस्टिफाई? जो फिजियोलॉजी जो लाइक मैन में होती है वही फीमेल में वही चीज होती है. जो
बट जैसे ताज़ीन ने कहा ना कि इन जनरल लोगों की एटीट्यूड ये है कि सिंस फीमेल्स हैव देयर मेंस्ट्रुएशन एवरी मंथ दे डोंट रिक्वायर हिजामा। वो ब्लड अलग, उसका प्रोसीजर जो होता है लॉस होने का अलग होता है, इसका अलग होता है। फैंटास्टिक माशाल्लाह बारकाल्लाह फीक। सो बेसिकली आपका जवाब ऐसे होना चाहिए। मोहम्मद अख्तर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके बेसिकली जैसे कि मोहम्मद अख्तर साहब ने कहा माशाल्लाह परफेक्ट आंसर कि बीमारियां सबको नॉर्मल इक्वली हो रही होती है, इट डजंट कम जेंडर बेस्ड। दूसरे नंबर पर कहीं पर भी कोई भी आप हदीस में देख लें उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि औरतों को हिजामा की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर समझते हैं क्योंकि अ लेमैन्स थिंकिंग एंड लॉजिक इज डिफरेंट, उनका एक डिफरेंट लेवल होता है, तो उन्हें हमें एजुकेट करना पड़ता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हर पेशेंट को पहले मुतमईन करें, उनके सवालों के जवाब दें, और उनको जब वो तसल्ली हो जाएगी, वो यकीन जब डेवलप हो जाएगा तो इंशाल्लाह यू विल सी फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो इसीलिए ये सवाल और जवाब का आज का जो मैंने सेशन इसीलिए ये टॉपिक बड़ा सोच के रखा है कि वी शुड नो हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस, वी शुड नो व्हाट आंसर्स टू गिव। हम रैंडमली कोई भी जवाब नहीं देंगे, देयर हैज टू बी अ वेरी सॉलिड बैकिंग बिहाइंड इट। तो इसीलिए ये वाला सवाल भी आपने बहुत बहुत बाखूबी आपने इसको एड्रेस करना है। Can I add one more point to that, ma'am? Sure, go ahead, Shiba. Yes, ma'am. So females tend to ignore their health even more than men. They don't exercise that much. They eat whenever, whatever. They don't take care of themselves. So they're more prone to have those toxicity in their blood than men, even if they are shedding endometrium through menses. This is so much different. So of course women need hijama. Yes, in fact I was coming on to that as well कि menstruation का जो बहाना वो लोग लेकर रखते हैं, in fact वही point को आप अपनी favor में use कर सकते हैं। How can you use that point in your favor? Number one, there is no Islamic hadith and dalil saying that औरतों को नहीं कराना है, तो that is a very strong justification. दूसरा point आप ये कह सकते हैं कि females go through the hormonal changes every month and then during pregnancy, then post pregnancy. So देखा जाए तो औरत की जो बॉडी या जिस्म है उसको हिजामा की सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड एज शीबा सेड, हमारा जो सेल्फ केयर है वो बहुत मिनिमल है, तो हमारे पेन्स और एक्स बहुत ज्यादा होते हैं। नॉट दैट आई एम सेइंग कि आदमी मेहनत नहीं करते, बट हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो औरतें जो बोलते हैं ना अप एंड डाउन वाला ग्राफ जो है वो औरतों का ज्यादा होता है, एंड दैट इज द रीजन दैट फीमेल्स रिक्वायर हिजाब। सो now this is a very common image that you must have seen it, कि जो 8 different conditions होती है to understand what is what when you are cupping। जब हम dry cup first time पे लगाते हैं तो इसमें से एक ना एक हालत जरूर होती है। What does this mean? What does each one of them mean? इसको हम लोग थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो बहुत इजाफा हो जाएगा आपकी नॉलेज के अंदर, आपकी अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हेल्दी ब्लड साइन है विच इज लाइट पिंक। ये जो रेडिश होता है वो है मॉडरेट स्टैग्नेशन। जो डार्क पर्पलिश एंड ब्लैकिश कलर आ रहा होता है वो है सिवियर स्टैग्नेशन। जो पोर्स के अंदर ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आते हैं, इट इज अ साइन ऑफ कंजेशन एंड टॉक्सिन्स। पुरपुरा, आई एम श्योर यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट कि विद इन द इंटरनल लेयर्स ऑफ द स्किन में जब थोड़ी सी लीकिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, टेयर हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो ये पुरपुरा फॉर्म हो जाता है। यू कैन सी दैट ब्लड स्प्रेडिंग इनसाइड विद इन द लेयर ऑफ द स्किन। बट इज इट सेफ टू डू हिजामा ओवर इट? यस, यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये जो 5th इमेज है, ब्लिस्टर्स हैं। ब्लिस्टर्स क्यों हो जाते हैं? ब्लिस्टर्स इज अगेन, इसके 3-4 वजूहात हो सकते हैं। लेट मी आस्क इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन टेलिंग मी कि ब्लिस्टर्स क्यों होते हैं। एनीबडी वांट्स टू आंसर दैट? ब्लिस्टर कब और क्यों होते हैं? हम प्रोलॉन्ग कप लगाने से, इसको एड्रेस करना चाहेगा? प्रोलॉन्ग कप लगाने से और प्रोलॉन्ग कप लगाने से और कप का प्रेशर ज्यादा रहने से, प्रेशर ज्यादा रहने से, फैंटास्टिक, प्रेशर ज्यादा रहने से। और अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल एल्डरली पेशेंट है या स्किन, अगर आप देखेंगे कि कुछ पेशेंट्स की आप स्किन देखेंगे बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर आपने इसको थोड़े टाइम के लिए भी लगाया तो चांसेस बहुत होते हैं कि ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यू शुड नो ऑल दिस रीजंस। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको फोकस करना है,
Don't just leave the patient. Stay there. Focused रहिए. ये जो 6th 7th कंडीशन है, ये आप छोटे छोटे ब्लैक पैचेस देख रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? Anybody wants to take that? ब्लैक पैचेस, किस चीज के ब्लैक पैचेस बन जाते हैं ये? हाँ जी, कोई इसके बारे में बताना चाहेगा कुछ? Okay. Black patches basically it is the dampness, it is the toxins, excess toxins that comes up on the skin. यानी जब आप ये कप्स लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बाकायदा ग्राफ बना होता है अंडर द कप. तो ये ब्लैक पैचेस उसी की निशानी है, which is showing you excess dampness, excess toxins inside. और वो जब हम सब कर रहे होते हैं तो वो ऊपर आ जाता है सरफेस पे. तो nothing to worry about. Go ahead and do your superficial cuts. Okay, sometimes you will see this pale color, एकदम light pink सा या yellowish सा आता है. It's a clear sign that there is lack of blood circulation and Qi deficiency है. Qi या Qi deficiency है. So definitely you have to do the hijama and you don't have to stop in any of these cases. Continue doing it. Blisters को लेके मेरे पास एक सवाल है. अगर blisters हो तो आप क्या करेंगे? What will you do? Will you continue hijama? Will you burst it? Will you do what? What you will do? Anybody would like to take that question? जी मैम. Are you going to burst the blisters? आप क्या करोगे? सर मैम उसको प्रिक करके. हेलो. हाँ जी, प्रिक करके क्या करेंगे? प्रिक करके उस पे मरहम वगैरह लगा देंगे, उसमें कोई भी 19 सेकंड. आप हिजामा कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, बस मोस्टली नहीं करते हम लोग. माय एडवाइस इज के नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर हिजामा करें. डेफिनेटली वन ऑफ द पॉइंट्स पे ब्लिस्टर होने के चांसेस होंगे. देयर आर 2-3 ओपिनियंस इन रिगार्ड्स टू बर्स्टिंग द ब्लिस्टर. One is they say don't touch it, just bandage it. Other one says burst it. You can add yani Mibo or some coconut oil or something like that, or honey, and then patch it. So there are mixed opinions. Of course, it is case to case. I'm not a judge here to say which is the best one, but looking at the condition of the patient and how you're going to tackle it, it's your call on that. But it is okay to burst it if you know how to do it. And don't rub and scrape it too much. आपको डिस्कम्फर्ट नहीं पहुंचाने है पेशेंट को, राइट? तो आपने उसको बहुत डेलिकेटली डील करना है और उसको हीलिंग वाली स्टेज में छोड़ना है. मसलन उसके ऊपर कुछ बाम या कुछ हीलिंग प्रोडक्ट लगाकर, honey, coconut oil or Mibo, something not chemical that will burn and sting, but something that will give a cooling effect. वो लगा के उसको पैच करके you can continue with hijama to the nearest point. Okay? Things to do before, during and after. I know I had promised Dr. Anas that I'll be completing it, but within 5 minutes, inshallah, I will just run through this. Okay, this is very, 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 very important. Okay. So what do we do before हम patients को before patients को हम normally कहते हैं कि 2.5 hours, 3 hours या half day fasting करें. Which is the reason for it is very clear. You know that very well. Why do we fast? Of course, we have hadith for it and we have a scientific research for it. कि ये इस type के procedure के पहले it is always better to have the fasting stage. Why? Because the body will respond better. It is not busy digesting the food. Explain the procedures. आप procedure अपने patient को समझाएं, अपने tools, अपना working station बिल्कुल ready रखें, हल्का सा massage करें और उनको थोड़ा stimulate करें. Give them some vasodilation. Get the history of the patient. Very, very important. उसके बाद follow the sharia. Do wudu, make some nice बखूर. आप खुद अपनी सलाह एंड अज़कार एंड रुकिया की पाबंद बने और फिर उसके बाद यानी अल्लाह पे यकीन रखते हुए अपना ट्रीटमेंट शुरू करें. Keep dates handy, keep olive oil handy, keep water or juice handy for the patient in case they go in the syncope and they feel dizzy and stuff like that. उनका BP, weight, BTCT check करें and tell patients not to shower after hijama and refrain from intercourse.
During the hijama, what you're going to do, you focus on the patient, which means आप patient को कप लगा के phone पे मशगूल हैं, इधर उधर जा रहे हैं, nothing doing. You have to focus on that patient because anytime anything can happen. It's your responsibility, ये आपकी duty है, आपकी जिम्मेदारी है. तो stay focused on the patient. अपनी सारी phones and diversions को दूर रखिए. Temperature check करें अपनी patient का. Are they feeling okay or not? Extreme cold, extreme heat तो नहीं हो रही है. Discoloration को observe करिए. Blisters को observe करिए. Recite as much Quran as you can. And beware of healing crisis. कि आपको अपने patient को healing crisis के बारे में भी बताना है. Sometimes the condition worsens before the healing starts. What do we do after? Clean with olive oil or bandages or Mevo, whatever, the do's and don'ts of cleaning it. ठीक है. Instruction दीजिए. Post hijama instructions भी आपको देना है अपने patient को. जैसे कि आप pre instructions देते हैं, उसी तरीके से आपको पोस्ट इंस्ट्रक्शन भी देना है. रिफ्रेन फ्रॉम प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर 12 to 24 hours. Refrain from swimming, exercising, steam sauna, and again marital intercourse. And you don't shower for 12 hours after hijama as a precautionary measure कि infection वगैरह कुछ ना हो. Sometimes the hot water can sting the patient. तो ये चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है. And also take care of how do you dispose the used cups. How do you dispose the blood and make your station very clean, but apni self protection is a must. So care of yourself first, then for your patient, and inshallah continue with the hijama. May Allah increase shifa in all of our hands. May Allah increase us in our knowledge. Thank you so much. Jazakumullah khair. And Dr. Anas, the stage is yours. Lovely, ma'am. No, ma'am. कीलवाइट में जो बन जाते हैं. जी बोलिए. मैंने एक सवाल पूछना था. मुझे ना 2-3 लोगों की आवाजें आ रही है. सुमैया सिद्दीक प्लीज. सुमैया प्लीज आप म्यूट करें. आई कांट हियर यू. परवेज 1 सेकंड. या बोलिए. मैम हिजामा के बाद जो कीलवाइट अपीयर हो जाता है कट से, तो उसके लिए क्या करें? उसको रोक ऐसा क्या प्रोसेस किया जाए जिससे कि कीलवाइट ना बनने पाए? डीप कट नहीं लगाना. आपके कट सही नहीं है क्योंकि आज तक के हमारे किसी पेशेंट को केलॉइड्स नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि डीप कट्स नहीं किए. केलॉइड्स तभी बनेंगे जब आपके डीप कट्स होंगे. जी कुछ लोगों के उस पे देखा है, लोग आए हैं क्लिनिक पे लेके जिनको कीलवाइट बन चुका है. हमारे उसके नहीं थे, किसी और डॉक्टर के द्वारा किया गया. तो इस पे क्या प्रोसेस करना है कि ये कीलवाइट को? वही मैं आपसे बता रही हूँ. उस पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं. उनको आप सिर्फ एक जनरल एडवाइस दे सकते हैं कि कोकोनट ऑयल कराएं. नॉर्मली द एडवाइस दैट आई गिव टू माय पीपल, केलॉइड्स के जो डैमेज है वो आप नहीं सुधार सकते अनलेस स्किन ग्राफ्टिंग करी जाए. तो आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते उनके लिए. जस्ट टू मेंटेन दे कैन डू व्हाट यू कॉल इट, दे कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल ओवर इट, या फिर वो मोरक्कन बाथ से डेड स्किन्स को स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं. उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप. ठीक है, शुक्रिया मैम. जी कोई और सवाल है तो क्विकली आप कर लें क्योंकि आई थिंक दे हैव टू गो फॉर द कंडोलेंस मीटिंग. एक्सक्यूज मी. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. यस मैम. मेरा एक सवाल ये है मैडम कि हमारा जो हिजामा है इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, क्योंकि कुछ पेशेंट जैसे मेरे पास कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, वो लोग बताते हैं कि हमारे कंट्री में हिजामा नहीं है. हम खासतौर पे यहाँ पर जब विजिट करते हैं इंडिया तो हम हिजामा के लिए आते हैं. तो ऐसा कुछ प्रोटोकॉल या कुछ है मैडम जो वहाँ पर हम लोग की सर्विस दे सकते हैं? ऐसा कुछ इंटरनेशनल लेवल से अपने हिजामा के लिए पेशेंट्स को आई थिंक आपके पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है. सुभान अल्लाह, आज की तारीख में हिजामा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एवरीवेयर सब जगह पर है. हमारी बल्कि बाकायदा डायरेक्टरीज हैं. तो सुभान अल्लाह, देयर आर प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिशनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारे पेशेंट्स को पता नहीं होता. और जो आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात कर रही हैं, माशाल्लाह आजकल बहुत कुछ खुल गया है. यानी सुभान अल्लाह, मैं कुवैत से हूँ. अगर मैं कुवैत की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर कुवैत अल्टरनेटिव मेडिसिन एसोसिएशन है जहाँ पर आई वर्क एज अ ट्रेनर.
एंड सुभान अल्लाह हमने मोर देन 150 स्टूडेंट्स माशाल्लाह प्रोड्यूस किए हैं अपने सेंटर से, एंड पूरे मिडिल ईस्ट से रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, दे गेट द सर्टिफिकेशन, दे गेट द कार्ड, they are put are added in the registered practitioner, and माशाल्लाह they are working successfully in the centers everywhere. तो वो सऊदी में जा रहे हैं, वो बहरीन में जा रहे हैं, वो मोरक्को में जा रहे हैं। हाँ नहीं मैडम, ये गल्फ कंट्रीज में है, लेकिन बेटर अगर हमको इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये करना है तो इसके लिए कुछ अलग कोर्स वगैरह करना पड़ेगा मैडम? भी है यूरोप में, वही मैं आपको बता रही, यूरोप में लाइक देयर आर कोर्सेज जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स करा रही है। After you do that, for example, Hijama Nation है, Simply Hijama है. After you do those courses, then you have to do something called PMA, Pastoral Medical Association की तरफ से एक वो लाइसेंस होता है, वो इंश्योरेंसेस होती है, उनकी प्रोसीजर है, जो हर लोकल कंट्री का एक अपना प्रोसीजर है। Once you clarify that, once आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके कोर्सेज सारे कुछ अप्रूव हो जाता है, then अल्हम्दुलिल्लाह you can practice, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके मैडम, थैंक्स मैडम, मुझे ये गाइडलाइन चाहिए था फर्दर। जज़ाकल्लाह खैरा। हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मौजूद है। आप ना, मैं आपको बताती हूँ, सबसे अच्छा फॉर्मूला ये रहता है कि अपनी अवेयरनेस जो है ना, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्किंग अपनी बिल्कुल एक्टिव रखें। यू शुड नो ईच कंट्री के रूल्स क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, व्हाट सर्टिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, हाउ कैन यू अटेस्ट दोस डॉक्यूमेंट्स। वंस यू हैव डन दैट, ट्रांसलेट इट इन द लोकल लैंग्वेज वहाँ की कंट्री का, गेट इट अटेस्टेड, एंड देन यू आर गुड टू गो इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला मैडम, ठीक है ना? जज़ाकल्लाह खैर मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक पेशेंट हिजामा करके सेंटर में हिजामा कर आए थे मैम, उनको फीवर आ गया था मैम, 2 बार हिजामा करे, हमको फीवर आ गया बोले थे मैम। दिस इज क्वाइट नॉर्मल। आप देख लें कि कोई भी प्रोसीजर होता है, कई बार हमारे अंदर इमोशनल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके वजह से, स्ट्रेस की वजह से कई बार ये जो है इट गोज अंडर द हीलिंग क्राइसिस, कि उनको टेम्परेचर आ गया हो, हरारत हो गई हो 1-2 दिन के लिए, बट दैट्स ओके, दैट इज अगेन योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू दैट प्रोसीजर। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट को जो है वो लिमिटेड कप्स लगाकर फिर उनको धीरे धीरे आप प्रोसीड करेंगे, बट इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। लेट देम टेक रेस्ट, यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। कुछ पेशेंट्स हैं जो हिजामा, पोस्ट हिजामा के बाद बहुत स्लीपी हो जाते हैं, और कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी एंड लुक एट द कंडीशन एंड देन गो अहेड। ऑफ कोर्स मैं रूहानी वाले सेक्शन पे नहीं जा रही हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल फाइंड कि फीवर हो गया तो ये है, ये हो गया तो वो है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन इन जनरल इट्स ओके इफ समबडी इज गेटिंग टेम्परेचर, एक राइज टेम्परेचर हो रहा है आफ्टर द प्रोसीजर, let them relax and take some precautions, and that's it, that's fine. It's a natural body's response. Yes, I see raised hand of Arif Khan. जी मैम, ये बोल रहा है ड्राई कपिंग, वेट कपिंग और फायर कपिंग कब कब कर सकते हैं, या किस पेशेंट पे करनी चाहिए? ड्राई कपिंग, वेट कपिंग और फायर कपिंग, इट डिपेंड्स, केस टू केस है एक्चुअली। ये कहना बहुत यानी एक सेंटेंस में कहना या एक आंसर के में कहना बहुत मुश्किल है। आई एम हियर टू टॉक अबाउट हिजामा, तो मैं सिर्फ हिजामा को ही प्रमोट करती हूँ। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फायर कपिंग, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ड्राई कपिंग। I say dry and massage cupping are the 2 steps before hijama. तो definitely आप जो सिर्फ आपके पास पेशेंट आ रहे हैं कि हमको सिर्फ फायर कपिंग करना है, you should convince them for hijama, because subhanallah hijama is the ultimate treatment. तो definitely go for hijama first. और ये मसाज और ये सब सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है, मेरिडियंस ओपन करने के लिए ट्रीटमेंट्स है, but the ultimate treatment is definitely hijama. Yes, no problem. I see Nurul Amin and Shiba Jamal with raised hands. Yeah, ma'am, I have actually. Yes, Shiba, go ahead. Assalamu alaikum. Okay, 2 of you together. Okay, Nurul Amin, tell me. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरी अम्मी को थोड़ा स्वेलिंग है और वेरिकोज वेन भी है, और बीपी हाई है, और गॉलब्लैडर स्टोन भी है, और सब पूरा बदन में दर्द होता है। हिजामा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप। वेरिकोस वेन्स की ओपन वेन्स पे ना करें, उनके जनरल पॉइंट्स करें एंड स्लोली बिल्ट अप करें।
इट इज अगेन, मैंने आपको हमेशा अपने लेक्चर में कहा है कि इट इज वेरी टफ विदाउट द हिस्ट्री कि हम कुछ बताएं, लेकिन मैं इन जनरल विदाउट टेकिंग द रिपोर्ट्स एंड विदाउट चेकिंग एनीथिंग आपको ये कहूंगी कि इंशाल्लाह उनकी कंडीशन क्या है, उनकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी कितनी है, उसके मुताबिक आप काम करें। प्लीज काइंडली आपका नंबर। मेरा नंबर आप डॉक्टर अनस से ले लीजिए, मैं वो हेल्थ वेव के ग्रुप में भी हूँ। डॉक्टर अनस, मेरा नंबर आप प्लीज शेयर कर दीजिए। मेरा कार्ड जो है इंशाल्लाह आई विल शेयर। ओके मैम, I will share my card in the group, in both the groups, and Dr. Anas has all my details. Okay. Shiba, you were saying something? Yeah, ma'am. Actually, I was asking about the time duration you have just discussed before, no? Like 1 year or 1 month. In which case we can go for like 1 week and 1 month, 1 year. Can you please repeat that? I didn't hear you clearly. I just heard 1 month. What exactly is your question? My question is, ma'am, that I want to know the time differentiation between each hijama session. It again depends on case to case. So as we discussed in, I think आप late join करी हैं, हमने discuss किया था कि the duration of time between the two sessions depends on case to case. It could be 1 week, it could be 1 month, it could be 2 months, it could be 3 months, or it could be 6 months. So depending on the case and the condition of the patient and the complications involved, you can inshallah decide the duration. तो उसकी कोई fixed period मैं आपको नहीं बताऊंगी कि 1 month में ही करना है या 3 months में ही करना है, नहीं. Sometimes we are doing it fortnightly. If there is a general rule like 1 week or I understand that general rule is within 2 months. General rule within 2 months you should get hijama done, because my observation is you need, if you're doing on the same points, 3 weeks का gap जरूरी है. If you're doing on the same points, 3 weeks का gap जरूरी है for complete healing, and then you can continue, right? Okay. So ma'am, you have discussed that 1 month can also be done. Oh, sorry, 1 week within 7 days. Yes, sure. So what will be the cases? 1 week, not on the same area. Like for example, if I'm dealing with the back, with the general points, upper back, kahil akhdan हमने ले लिया, upper back के points ले लिया. Second time I want to do some leg points. So after a week I can do the leg. Okay. Another time, if I want to take the gut points, I can come to the gut area. You understand? Okay. Sometimes I want to open the iliac vein, so I can go to the iliac. Right. You have to see and then space your treatment plan accordingly, right? Okay, understood. I thought that the same point can be taken within the 1 week or something. No. The same points needs at least, my observation and my advice is at least 3 weeks. Give them 3 weeks and then you can repeat, right? Yeah. Yes, ma'am. And one more thing, ma'am, facial hijama. It can be done hijama or like just dry or oil? Oh my God. This is a very deep and a very very descriptive topic, because facial hijama के लिए अक्सर मेरे पास बहुत सारे सवाल और ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट आती है, but it's a highly specialized advanced hijama. तो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगी क्योंकि it's wet cup and it's very fine and very superficial and उसकी एक अपनी टेक्निक है. तो फिलहाल मैं आप लोगों को इन जनरल यही कहूंगी कि वेट फेस पे ना करें, फेस पे ना करें. आप सिर्फ मसाज से ही खुश कर अपने पेशेंट्स को खुश करें, खुद भी खुश हो जाइए, क्योंकि वेट के लिए you really need good hand, right. You really need good technique, you really need good experience. Don't scar anybody's face, go with massage and then we will see how it is. Yeah, can we massage with cup, like cup massage? Yeah, you can do. उसमें ना सिलिकॉन कप्स आते हैं. अगली बार इंशाल्लाह, if chance रहा तो मैं इंशाल्लाह डॉक्टर अनस के साथ मैं डिस्कस करूंगी, and I've got few things with me, तो मैं आप लोगों को इक्विपमेंट्स के हिसाब से थोड़ा I can guide you इंशाल्लाह. Okay, please do that, ma'am. That will be really really helpful. Thank you. Sure, inshallah taala. Dr. Anas, are we okay? Yes, ma'am. Good. Yeah, आप मुझे बता दीजिए when we are finishing the time, because it's up to you now. I am free, but you guys have to rush. Okay, I see a lot of raised hands. So whom should okay, Firdaus Fatima, Nikhat Fatima, Shiba Jamal, Kehkash Ali. Any one of you quickly unmute. Irshad Faruqi lowered. Okay, Tazin Sunti. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
मैम मेरा क्वेश्चन था कि पीरियड मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या फीमेल को हिजामा किया जा सकता है स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 डेज में? आप लोग सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछ रहे हो, लोग मेरी गर्दन पकड़ेंगे। एनीवेज, आपको क्या लगता है पीरियड्स में हिजामा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैम मैंने अभी तक जितने भी किए मैंने कहा 3 डेज स्टार्टिंग के मतलब वेट कर लो उसके बाद मैं करूंगी, लेकिन फर्स्ट 3 डेज में मुझे लगता है कि ऐसा ना, पेशेंट भी वरीड होता है मुझे वीकनेस आ जाएगी और ये है वो है, तो मैं भी पीछे हट जाती हूँ, नहीं आप 3 डेज के बाद आना। वो अगर उनकी मेन ब्लीडिंग ही 3rd डे के बाद हुई तो मतलब वो ही होता है कि मतलब फ्लो जब आपका कम आए तब आइए। Yeah, that should be your sentence actually. आपने ये sentence बोलना चाहिए कि when the bleeding is scanty, then I can do hijama. Again, there are mixed opinions. In the books you will see कि it is forbidden. Start में हमने ये बल्कि discuss भी किया था कि कौन से वाले time पर हम लोग हिजामा नहीं कर सकते हैं. But subhanallah, I have found some very good results of especially gynecological related issues. Masalan PCOD, PCOS, fibroid, dysmenorrhea, amenorrhea, infertility, that when you do it during the menstruation you get better results. So subhanallah, again it is case to case and it depends on what is your understanding about that particular patient and their history, and then you can take it forward from there. But as I say कि जो पहला काम आपका है ना before hijama, history is very very important. तो आपने डेफिनेटली उनकी हिस्ट्री लेकर उनकी कंडीशन क्या है, उनकी सोनोग्राफी, उनके ब्लड टेस्ट, उनके डायग्नोसिस लेकर देन यू डिटरमाइन व्हेन डू यू वांट टू डू इट. अब पीरियड्स में करें या ना करें, एज आई सेड मुझे गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस में ड्यूरिंग पीरियड्स में काफी अच्छा रिजल्ट मिला है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पॉइंट्स बताओ, तो वो मैं अभी नहीं बता सकूंगी बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल. बट माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक, अराउंड 24 फीमेल्स सुभानअल्लाह यहाँ पर इनफर्टिलिटी के केसेस सॉल्व हुए हैं सुभानअल्लाह ओनली विद हिजामा. मैम प्लीज वो ग्राफिकली आप आई डू माय ओन सेपरेट केस स्टडीज. मैम प्लीज इन फ्यूचर ग्राफिकली आप उसको रिप्रेजेंट कर दें कि कहाँ कहाँ हमें पॉइंट्स लगाने चाहिए इनफर्टिलिटी केसेस. Dr. Nikhat, it is not just a graph. That's what I'm trying to tell you. I think you didn't understand my point. It is not a standard graph. Every patient, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है. किसी को सिस्ट है, किसी को फाइब्रॉइड है, किसी के फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, किसी का हार्मोन प्रॉब्लम्स है. So there are many things to be considered before you determine your treatment plan. It's a specialized advance, like the gynecological, I take it as a specialized advanced hijama. The beauty facial I consider as a specialized hijama. Like you don't know what is high, what is low. Prolactin को अगर है तो वो breast का एक अलग area आपका होगा. So there are many things to be considered, and then you have to be constant with these patients because it doesn't end with hijama. आपका hijama शुरू होके खत्म हो गया, patient घर चला गया, it doesn't end there. There is lot of counseling, there is lot of mentorship, there is lot of guidance because weight से related issues हैं जो औरतों के बहुत बड़ी problem create करते हैं gynecological. You have to guide them for food and nutrition, you have to guide them for exercise, you have to be there with them. एकदम holistic approach चाहिए इसमें. तो it doesn't end just with one session. It is a continuous thing. And let me remind you, आप सिर्फ वाइफ को ट्रीट नहीं करेंगे, आपको हस्बैंड को भी ट्रीट करना है. सो उनकी रिपोर्ट्स, उनके सीमेन काउंट्स, उनकी मोर्टेलिटी रेट, एवरीथिंग हैज टू बी कंसीडर्ड. आई होप यू गेट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके मैम, जज़ाकल्लाह. हां, अस्सलाम वालेकुम मैडम. डॉक्टर इरशाद फारूक. यस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. मैडम बायलैटरल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में कभी-कभी हम हिजामा करने के बाद में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते, तो मतलब क्या रीजन है कि हमने बराबर नहीं किया या पॉइंट्स बराबर नहीं है? परफेक्ट. ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है. गुड दैट यू रेज़ दैट क्वेश्चन. म्यूस्कुलोस्केलेटल के जो इश्यूज है ना, उसमें आपको एक सेशन में रिजल्ट ज्यादातर नहीं मिलता. And most of the time you're doing the frontal, you're leaving the dorsal, you're doing the palates. इसके points भी perfect होने चाहिए. Okay? इसके जो point हैं, इसका जो आप determine करेंगे कि कहाँ पर आपको cups place करना है, depending on the swelling, depending on the injury, depending on the inflammation. और उसके बाद सिर्फ एक area नहीं करेंगे. My personal experience says that you have to do a 360 degree. यानी आपको एक area जो है आपने front का लिया है, तो आपको बाद में sides and back को भी treat करना है. Don't ignore the back of the knee.
ठीक है, डोंट इग्नोर द बैक, बट अगेन बैक ऑफ द नी ओपन वेन्स होती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इट्स अ वेरी डेलिकेट एरिया, तो आपको बहुत आराम से और प्यार से उसको हैंडल करना है। इट्स अगेन समथिंग विच रिक्वायर्स गुड एक्सपर्टीज, ठीक है, लेकिन जब आप ये करोगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड इन द फर्स्ट सेशन, इट डजंट वर्क। व्हाट आई डू, मैं उसको सेपरेटली अपर का एरिया एंड डाउन का एरिया मिक्स नहीं करती, फ्रंटल एरिया एंड डोर्सल एरिया मिक्स नहीं करती, आई टेक द 3 प्लेन्स अलग से, I maintain the balance, mizan I will maintain, but I will never take the frontal and dorsal at the same time, and I will never take the upper and the down at the same time, because what I have observed कि efficacy जो है ना, effectiveness reduce हो जाता है if you mix the planes. Did you get me? Yeah. Try that and let me know how it happened, yeah? Okay, madam. Thank you. Jazakallah khair. मैम PCOD, फाइब्राइटिस, PCOS, इसके रिलेटेड कुछ क्लासेस आप लीजिए मैम। मैं इंशाल्लाह ये थोड़ा सा ना इन डेप्थ स्टडीज है, तो आई डू सम शॉर्ट कोर्सेज ऑन दैट, 2-3 दिन के ऐसे मैं कोर्सेज करवाती हूँ ऑनलाइन, तो इंशाल्लाह मैं उसकी डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दूंगी, whosoever wants to join can join इंशाल्लाह, बिकॉज ये बहुत स्पेशलाइज्ड एंड वेरी फोकस्ड कोर्सेज हैं, इसमें ओनली प्रैक्टिशनर्स हु हैव इनफ एक्सपीरियंस ऑन हैंड वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिगिनर्स बिल्कुल नहीं कर सकते, और इसमें हम सिर्फ टू द पॉइंट जो एक पर्टिकुलर हम एरिया डील कर रहे हैं उसी पे फोकस करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं अनाउंस कर दूंगी, आई विल कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर अनस एंड आई विल इंशाल्लाह अनाउंस। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। जी मुझे बस मैम मुझे कोई एक, हम लोग ऐसे कोई एक बुक जानना चाहते हैं जिसमें एटलीस्ट हमारे बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स कैसे करना है, क्या करना है, वो आइडियाज मिल जाएंगे, तो ऐसे कोई बुक्स वगैरह है जो आप मुझे गाइड कर सकते हैं? मैं आपके साथ ना ग्रुप में PDF शेयर कर दूंगी जो बेसिक वाले हैं, बट आपने ट्रेनिंग हासिल की है? जी मैम, मेरा अभी 1 ईयर बेसिक की लिया नहीं है, बट मैं करती हूँ मैम, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफात में रखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं मुझे, मेरे पेशेंट जो है घर के ही फैमिली मेंबर्स है। सुमैया, I don't agree with this. Honestly, if you ask me, I would suggest कि आप बेसिक एक कोर्स जरूर करें, because ये randomly करना और सोचना कि I'm on the right track doesn't help. Always training is a must. हर चीज की training is a must. तो प्लीज ट्रेनिंग जरूर लीजिए और अपना टाइम है ना सेल्फ स्टडी में अच्छे से लगाइए, क्योंकि सिर्फ YouTube से और बुक से और PDF से और WhatsApp से हम लोग ट्रेनर्स नहीं बन सकते या प्रैक्टिशनर्स नहीं बन सकते। सही बात है। ठीक है मैम, तो आप मुझे PDF कहाँ पर शेयर करेंगी, या मुझे कोई गाइडेंस के लिए कोई बुक्स वगैरह बता सकते हैं? पहले आप बेसिक कोर्स करें, लाजमी आपके लिए बेसिक कोर्स करना है, मैं इंशाल्लाह PDF शेयर कर दूंगी हेल्थ वेब ग्रुप में, डॉक्टर अनस है ना उनका ग्रुप में। जी कहकशा बोलिए। मैम एक पेशेंट है, 85 ईयर एज है उनकी, हिस्ट्री ऑफ पैरालिसिस, DM और HTN है, वॉक नहीं कर पाते, उन केस में हिजामा हेल्पफुल रहेगा क्या? मैम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए अगेन इट डिपेंड्स ऑन हिज अदर कंडीशंस, व्हाट मेडिकेशंस ही इज ऑन, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, बट टू बिगिन विद ऐसे केसेस में ना इफ यू आर डूइंग द मसाज कपिंग आप करेंगे ना तो काफी ज्यादा उनको रिलैक्स फील होगा और स्टिमुलेट हो जाएगा, तो आप ये ट्राई करें सबसे पहला। ओके मैम, उसके बाद आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैम? अगेन इट डिपेंड्स मैम ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं? इंशाल्लाह लेट्स सी, आई विल शेयर माय कार्ड एंड नंबर, लेट्स सी इफ अल्लाह ताला हमारे वक्त में सेहत में बरकत दे या रब, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना इंशाल्लाह या रब, आमीन। हम लेकिन इसमें एज कोई मैटर होता है क्या? लाइक इस एज में नहीं कर सकते हैं, लाइक हायर एज में 85 है, 70 है? There are books, that's what I'm saying, there are books that says कि इतनी एज में नहीं कर सकते और इतनी एज में कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई हदीस नहीं मिलती है। क्यों इसकी हदीस नहीं मिलती है? क्योंकि आई एम श्योर देयर आर पीपल ऑफ बेटर हेल्थ इन 80s देन समबडी हु इज इन देयर 40s, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 80 में कोई बंदा बहुत कमजोर है या यंग एज में 30s और 40s में बहुत ज्यादा हेल्दी है।
कुछ 80s वाले जो हैं वो बहुत हेल्दी है माशाल्लाह, तो इफ दे कैन टेक इट, यस डू इट, बट अगेन इट डिपेंड्स। बुक्स में लिखा है कि आप 60 के अबाउट नहीं कर सकते, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माशाल्लाह आज की जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा कमजोर है मेरे हिसाब से। ये जो पुरानी जनरेशन थी माशाल्लाह इन्होंने ताजा और असली माल खाया हुआ है, इनके जिस्म ज्यादा बेहतर है। तो सुभानअल्लाह, आई डोंट एग्री विद द कंसेप्ट कि आप पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें नुकसान नहीं है। इफ इट इज डन राइटली यू कैन डू इट, या फिर कोई हदीस वाली दलील लाए कि ममनू है करना, देन वी कैन से, या कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स वाली केस स्टडीज लेके आए कि अगर ये बड़ी एज वालों को हिजामा किया और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, डेफिनेटली द थेरेपिस्ट हैज नॉट डन इट राइट, बिकॉज इसमें सुभानअल्लाह कोई इस तरीके की इमरजेंसी या कोई परेशानी या साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकती इफ यू हैव डन इट राइटली। Ma'am, what about the kids like 5-6 years old? Again, the answer will be, I will not advocate this कि आप ना करें. You guys have not taken training. You guys are still at the basic level. Don't touch. Don't touch the kids. Don't touch the old patients. Don't touch the pregnant ladies. Avoid. मैम डायबिटिक पेशेंट्स को करना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक अगर हीलिंग अच्छा है तो? Of course, अगर आपके cuts अच्छे नहीं है तो don't touch the diabetic patients. I will tell you flat on your face. If your cuts are superficial and good, then do it. If the patient's condition is good, then do it. Otherwise, don't touch. Please don't touch diabetic patient. Thank you, ma'am.